हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लगातार सीटेट की आपकी कंटिन्यू क्लास चल रही। क्लास 7th की एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 5 को देखते हैं। चैप्टर 5 है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। आप अपने नोट्स में उसको रखते जाइएगा। अपनी बनाई हुई नोट्स आपको ज़्यादा हेल्प प्रदान करती है। चलिए चलते हैं। जैसे कि अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जगह आपको समान नहीं मिलते हैं। हर जगह आपको अंतर दिखेगा। समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए, ऐसा कैसे, क्यों, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगल कालों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के बारे में जानते हैं। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है, जो अपने नियमानुसार चलते हैं, अपने कानून बना करके चलते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी और संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और कुछ एक जगह से दूसरी जगह घूमती थी, घुमंतु थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बने नियमों के आधार पर परिवारों के बीच बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी जनजातियां फली फूली सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं के वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव इस समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजाति बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, अब ये खोखर एक जनजाति है, याद रखिएगा कहाँ है, पंजाब में, इंपॉर्टेंट है। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो पूछ लेगा कौन सा गख्खर था जिसको अकबर ने मनसबदार बनाया था, तो याद रखिएगा। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल जो है एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। बलोच कहाँ थी? उत्तर पश्चिम में। ये अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़रियों की जनजाति थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था, याद रखिएगा। कुल क्या होता है? परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे, याद रखिएगा। मौजूदा बिहार और झारखंड इलाकों में 12वीं सदी तक चेर, ठीक है, चेर का नाम सुने, चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह को 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चोर लोगों के लिए कई किलों पर कब्जा किया, इन जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों
कोली, बेरात और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंगड़ लोग बड़ी तादाद में फैले थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? जवाब देना है। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन, ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते। एक जगह से दूसरी जगह जाते और सामानों की खरीद फरोख्त करते। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। तो पूछता सबसे व्यापार कौन था? तो बंजारा थे। उनका कारवां टांडा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा, बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख प्लस बैल अनाज ढोते थे। चलिए, एक टॉपिक लिखा है खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बंजारे के बारे में बात करते हैं। ये बंजारे के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी, घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों जैसे विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते। वे कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों के काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाम ठीक है बीनों की जातियाँ भी थी जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते। ये कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोण जनजाति उड़ीसा से मिला है। बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ये जाति पर एक विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडम उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा विचार विमर्श का वर्णन है। वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किया जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। चलिए आगे बात करते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। होड़, चंदेल, चालुक्य जैसे कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। इनमें कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। ठीक है, कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का भी इस्तेमाल किया था। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के कारण उदाहरण का जो जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बनी, लेकिन केवल कुछ प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था ने इन इलाकों में बड़े पैमानों पर इसको स्वीकार नहीं किया। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए
गोंड के बारे में बात करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा, जलाया, उनकी राख में ही फसल बो दी जाती है। अब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है, उसको अच्छे से फसल बोई जाती है और ऐसे ऐसे परिवर्तित होती रहती है फसल। नज़दीक से एक नज़र गोंड। गोंड लोग गोंडावाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह दल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घटी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। याद रखिएगा। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ की खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलकर बनता था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत्नी महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक है, यहाँ से बहुत परेशान मत होइएगा, रेयरली एक आध क्वेश्चन बनता है, वैसे बनता नहीं है। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उनकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया जाता। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत मात्रा में उसको जब्त कर लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 को छाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया, इसलिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। अर्थात अहोम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव की अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, इसलिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों के लोगों में स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं सदी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। पूछ लेता है कि अहोम समाज जो कुलों में विभाजित था उसे क्या कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थे, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे।
किसान को अपना ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्थाओं को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों पर स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने तरह तरह के समाजों और बदलाव की प्रतिक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। कुछ जातियों ने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एक आध दो क्वेश्चन अहोम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन अब सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।